तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइन लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि लग चुकी है तलब जीत की, कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरें कहती हैं कि तू मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं कि तू मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में ना, और आपको भी फिजिक्स से थोड़ा बहुत डर लगता है, आपको भी डर लगता है कि सर फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, फिजिक्स में हम कमजोर हैं, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। क्योंकि आज का ये क्लास 12 फिजिक्स का ना एक महा मैराथन क्लास होगा। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी फिजिक्स की। और अगर आपने इस 1 घंटे के फिजिक्स के क्लास को लास्ट तक देख लिया ना, तो आपके दिमाग में जो फिजिक्स का डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये फिजिक्स का महा मैराथन क्लास है, 70 में 70 इस बार हमारा टारगेट है। और पूरा फिजिक्स मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूं ना कि हमारे सारे स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स में 70 में 70 करके आए। देखो ये क्लास इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 12 फिजिक्स का जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसके बाद में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, इन तीनों को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ये 1 शॉट क्लास है। और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने फिजिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक और बुक सबको मैंने देखा, सबको एनालाइज किया है, तब ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम फिजिक्स के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको इस वीडियो में आंसर के साथ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसा क्लास भैया आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, तो ध्यान से इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ना अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इस क्लास में आपके फिजिक्स के टॉपिक भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, और आपको जो सबसे ज्यादा डर लगता है ना न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल भी मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना ना आपके लिए हलवा हो जाएगा। बस ये क्लास आप लास्ट तक देख लेना। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ना बहुविकल्पीय प्रश्नों से। सबसे पहले हम फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उसके बाद में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा, कैसा होगा? मतलब एकांक धनावेश है जो विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? चैप्टर 1 का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है एक समान, दूसरा है एक समान नहीं, तीसरा है परिवर्ती, और चौथा है कुछ नहीं कह सकते। अरे भैया एकदम सिंपल सा है, समझ लो हलवा है। देखो, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल अगर अनुभव करता है ना, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक समान होगा। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो ना मैं ऐसा ही क्लास केमिस्ट्री का भी लेकर आऊं, ऐसा ही बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबका मैं ऐसा ही मैराथन क्लास लेकर आऊं ना, तो आप लोग सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट
कमेंट में जो भी आपको क्लास चाहिए कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी ऐड हो जाना, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, अभी तो स्टार्टिंग है। दूसरा देखो, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? भैया ये चैप्टर 3 विद्युत धारा का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से कोई नहीं? अरे भैया पदार्थ पर निर्भर करती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए थर्ड वाला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, हम आपको बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए ना ये क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस है ना वो चैप्टर 1 to 3 का ही नहीं बल्कि वो 4, 5, 6, 7, 8 सबका क्वेश्चन हो सकता है। मतलब इस क्लास में मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। अब वो किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी किसी भी चैप्टर का हो सकता है, बस ध्यान से आपको समझना है। तीसरा देखो, 1/√μ0 का मात्रक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी म्यू नॉट क्या है? अरे भैया निर्वात की चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, समझ में आया? तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? देखो भैया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो c के बराबर होता है। c क्या है? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है? आपको पता है प्रकाश की चाल जो होती है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? वही होगा। तो फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड है मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है फैराड। अरे भैया मीटर प्रति सेकंड 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा ना वो मीटर पर सेकंड ही होगा। ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? देखो ऑब्जेक्टिव में भाई कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बस ध्यान से समझो। चौथा क्वेश्चन देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, अरे भैया चुंबकीय आघूर्ण को ना हम m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m = IA। ठीक है, I × A। अब आप लोग बताओ चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। अरे भैया इसका मात्रक आप फॉर्मूले से निकाल लो ना। m = I × A होता है। I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर ही तो इसका मात्रक होगा भाई। ठीक है, ए क्या है? ये कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर मान लीजिए फेरों की संख्या दी गई है तो m = NI हो जाएगा, n हो जाएगा फेरों की संख्या। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि IA इसका फॉर्मूला होता है। I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका सही मात्रक होगा। समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल हलवा है, ध्यान से समझ लो, चिम्मच उठा लो भाई, खा लो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ऑब्जेक्टिव पहले समझ लो, फिर आगे आगे हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलो 5वां, L/R की विमा होगी जहां L प्रेरकत्व है तथा R प्रतिरोध है। मतलब L/R की विमा क्या होगी? जहां L आपका प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है m0L0t के पावर -1, सेकंड है m0Lt, थर्ड है m0L0t और फोर्थ है mLt-2। अरे भाई आंख बंद करके टिक कर दो, m0L0t होगा। मतलब L/R की जो विमा होती है ना m0L0t।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसकी विमा? L अपान R की विमा, जहां L है प्रेरकत्व, R है प्रतिरोध। देखो ऑब्जेक्टिव में भैया कोई आपको मंत्र का जाप नहीं करना है, बस आप क्वेश्चन समझो, आंसर देखो। बाकी मैंने फिजिक्स के 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना एक ही वीडियो में आपको बता रखा है। 45 बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में, जाकर देखो, YouTube पर सर्च करो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो क्लास मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। चलो भैया अगला 6 नंबर है बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? जो L आपका होता है, ओम सेकंड, ओम प्रति सेकंड, सेकंड प्रति ओम, या फिर 1 प्रति ओम सेकंड। अरे भैया इसका मात्रक होता है ओम सेकंड। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मतलब प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है ना ओम सेकंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ रहा है भैया? ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है, यहां पे न्यूमेरिकल नहीं है भैया कि उसको बैठकर सॉल्व करना है, बस ऐसे समझते चलो जैसा मैं समझाते चल रहा हूं, ठीक है, काम हो जाएगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? ये चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे का क्वेश्चन है। मतलब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण द्वारा। अरे भैया त्वरित आवेश द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ना वो त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना भैया? मैं जिस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से बस समझते चलो। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 नंबर, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी फर्स्ट है तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, सेकंड है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, थर्ड है आवृत्ति बढ़ जाती है, फोर्थ है ना तो तरंगदैर्घ्य ना ही आवृत्ति बदलती है। अरे भैया जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी ना तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो कम हो जाएगा, वेवलेंथ उसका कम हो जाएगा। इतना समझ जाओ आप लोग, ठीक है। हमारे चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी का ये क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना ये मत समझना भैया कि बस 1-2 चैप्टर का है, सारे क्वेश्चन को मिलाकर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। चलो 9 नंबर, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का क्वेश्चन है। एच म्यू अपान लैम्डा, एच म्यू अपान सी स्क्वायर, एच सी अपान म्यू, या फिर सी स्क्वायर अपान एच म्यू। अरे भाई एच म्यू अपान सी स्क्वायर। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है एच म्यू अपान सी स्क्वायर। मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये फोटान के गतिज द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। चलो भैया 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, यानी कि जो प्रकीर्णित अल्फा कण होता है उसका पथ, उसका रास्ता कैसा होता है? वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार या अति परवलयाकार? भाई अति परवलयाकार होता है, चौथा ऑप्शन सही है। मतलब प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ होगा ना वो अति परवलयाकार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको मैंने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए फिजिक्स के। पूरे फिजिक्स के 50 या 45 क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। YouTube पे सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन मैंने यहां पे बता दिए क्योंकि भैया हमें इस क्लास में ना फिजिक्स के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृतरीय सबको पढ़ना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए भैया, अगर आप हो क्लास 12 में ना 2027 में अगर आप फोड़ना चाहते हो, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं सबका आपको पीडीएफ चाहिए, सब मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर क्लासेस चाहिए ना, तो आप लोग फटाफट हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स, मॉडल पेपर, सब कुछ मिलेगा। और फीस सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए है भैया। पूरे साल का, पूरे बोर्ड एग्जाम का फीस सिर्फ 399 में
में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी बच्चों। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं नंबर दे देता हूं, फटाफट आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ये देखो 9918332305 ये हमारा नंबर है भैया। इसको आप लोग फटाफट इसी पर कॉल या मैसेज करके ना आप हमसे बात कर लेना। कैसे ज्वाइन करोगे, कैसे क्या करना है, सब मैं बता दूंगा। अभी ऑफर चल रहा है भाई, 499 का ये बैच है, बट इस टाइम आपको 399 में मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। चलो भैया अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। बहुविकल्पीय मैंने आपको बता दिया, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जान लेते हैं भैया, जो एक एक नंबर में आते हैं और कभी कभी ये दो दो नंबर में भी आते हैं। तो ऐसा मत समझना भैया कि बस ये एक ही नंबर में आएंगे, किसी भी नंबर में आए आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखो पहला चैप्टर 3 का क्वेश्चन मैंने ले लिया है, फर्स्ट वाला, ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो बताता रहता हूं। फिजिक्स के मैंने 10 टॉपिक आपको बताए हैं, यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर। 10 टॉपिक मैंने आपको फिजिक्स का बताया है, चैप्टर 1 2 3 4 5 सब चैप्टर का आप लोग जाकर देखो। तो जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे ना, आपको कैसे क्लासेज मिलेगी टाइम से। तो देखो भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो उत्तर यहां पे आंसर इसका देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला हेडिंग लिखना फर्स्ट वाला, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है ना, वो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना ज्यादा सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाएंगे उतना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तो ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती, ठीक है। अगर आप सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो घटेगा, ठीक है। साथ साथ दूसरा, वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर। मतलब वैद्युत अपघट्ट के घोल में जो इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग हैं ना, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो यह ज्यादा होगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तीसरा, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर भी यह डिपेंड करता है। देखो विभिन्न विद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है तथा यह विद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती। अगर आपका वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता घटेगी तो आपका जो है आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है ना, बस हो गया, इतना ही लिख देना, काम खत्म है। नोट कर लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और है भाई, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, समझाइए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो देखो भैया, यदि दो क्षेत्र रेखाएं यानी कि यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। मतलब अगर ये मान लीजिए एक ये आपका है और एक ये है, अगर ये एक दूसरे को काटेंगी ना तो कटान बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु है यहां पर, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो कैसे खींची जाएंगी, ध्यान से समझना। एक आपका ये वाला स्पर्श रेखा हो गया और एक आपका ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। मतलब अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ना तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होगी, जो कि असंभव है, एक ही दिशा उत्पन्न होनी चाहिए।
इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रीजन है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत आसान है, सिर्फ समझो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होंगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है भाई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। तो ये आपका रीजन है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है भैया ना, ये आपका किस चैप्टर का है? कोई बता सकता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 6। चलो भाई न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो होंगे ही। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें डेरिवेशन ना हो, न्यूमेरिकल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले उसको समझो। एक कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एंपियर से 15 एंपियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मतलब भैया हमें स्वाप्रेरण गुणांक दिया गया है L। स्वाप्रेरण गुणांक जो होता है ना, उसको L से प्रदर्शित करते हैं। जो जो दिया गया है उसको पहले लिखो। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? जो आपको वैल्यू दी होगी पहले उसको लिख लेना, फिर फॉर्मूला लगाना, फिर न्यूमेरिकल हलवा हो जाएगा। तो L आपका है बच्चों स्वाप्रेरण गुणांक। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, देखो ये दिया गया 10 मिली हेनरी। कितना दिया गया है? 10 मिली हेनरी। ठीक है, स्वाप्रेरण गुणांक की वैल्यू है 10 मिली हेनरी। अब भैया इसको हेनरी में बदलना है। जैसे आप लोग 10 मिलीलीटर को जब लीटर में बदलते हो ना, तो 10 को 1000 से भाग देना पड़ता है। वैसे अगर 10 मिली हेनरी को आप हेनरी में बदलोगे तो 10 को 1000 से भाग देना होगा। अब 10 को 1000 से भाग दोगे तो 10 अपान 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर -3, सॉरी 10 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं। क्या 10 के पावर 3? 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? आप ही लोग बताओ। अब देखो क्या करेंगे, 10 गुड़े 10 के पावर 3 को ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर -3 होगा, और ये हेनरी में आ जाएगा। मतलब मिली हेनरी से आपका ये हेनरी में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ना, L की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, एकदम सिंपल भाषा में समझो, 10 गुड़े 10 के पावर -3 हेनरी। अब ये हेनरी में आ गया मेरे प्यारे लाडलों। क्यों? क्योंकि मिली हेनरी को हेनरी में बदलना है तो 10 को 1000 से भाग दो। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर लाएंगे तो 10 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। एकदम हलवा है। इसको मैं हटा देता हूं भाई, समझ गए होंगे, इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो भैया ध्यान से समझो, हमें क्या दिया गया है? वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, मतलब हमें डेल्टा टी भी दिया गया है। डेल्टा टी की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है? ऊपर देखो 5 मिली सेकेंड, तो यहां पे लिख देंगे 5 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे भी दिमाग लगाओ भैया, मिली सेकेंड है, पहले इसको सेकेंड में बदल दो। पहले क्या करो, सेकेंड में बदल दो, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों ना, वो सेकेंड में बदलोगे तो वही प्रोसेस, आपको 5 को 1000 से भाग दे देना है। 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, फिर ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये 5 गुणे 10 के पावर -3 ये सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने 10 मिली हेनरी को हेनरी में बदला तो 10 गुणे 10 की पावर -3 हो गया ना, वैसे 5 मिली सेकेंड को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया भैया, धारा हमें दी गई है। देखो धारा जो है 5 एंपियर से 15 एंपियर हो जाती है। मतलब डेल्टा आई की वैल्यू जो है ना बच्चों, 5 एंपियर से 15 एंपियर हो रही है। तो आपको क्या करना है, देखो ज्यादा वाला जो है ना 15, इसको इसमें से 5 घटा देना है। क्या करना है? 15 में से 5 घटा देना है। तो ये हमारा आ जाएगा भैया डेल्टा आई बराबर 15 में से 5 घटाओगे तो आपका 10 एंपियर आएगा। ये धारा आ जाएगी 10 एंपियर। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है? हमें फाइनली निकालना है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई निकालना है। तो ई जो है हम ऐसे निकाल देंगे इस साइड में। प्यार से देखना भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है। प्रेरित
विद्युत वाहक बल जो जो दिया गया था भैया हमने वही लिखा है, कहीं बाहर से हमने नहीं मंगाया है कुरियर। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है E इक्वल टू, भैया बहुत ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, E इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक है, ये होता है भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब सॉल्व करते हैं इसको भैया। देखो E के जगह पर हम क्या रखेंगे, E की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, E हमें निकालना है, माइनस एल है तो माइनस एल की वैल्यू है 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3। ठीक है, और गुणे डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, वहां पे देखो ये डेल्टा आई की वैल्यू तो 10 है ही, 10 है कि नहीं है, 10 है ना, समझ में आ रहा है डेल्टा आई की वैल्यू, और अपान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, यहां पे ये 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3। भैया यहां पे एक काम करो लाड लो, यहां पे 10 के पावर माइनस 3 से 10 के पावर माइनस 3 कटा, 5 एकम 5, 5 टू जा 10, यानी कि जो हमारा फाइनली E की वैल्यू आ गई ना बच्चों, E की वैल्यू जो आ गई वो आ गया हमारा फाइनल आंसर, कितना आया 10 का, देखो माइनस 10 गुणे 2 माइनस 20 वोल्ट, ये आ जाएगा माइनस 20 वोल्ट, और यही हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। समझ में आया भैया, बहुत सिंपल है। हमें स्वप्रेरण गुणांक L की वैल्यू दी गई थी, हमें डेल्टा टी की वैल्यू दी गई थी, हमें डेल्टा आई की वैल्यू दी गई थी, E निकालना था। फॉर्मूला लगा दो प्रेरित विद्युत वाहक बल का, E बराबर माइनस एल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। E बराबर मैंने वैल्यू रख दिया, कट गया, माइनस 20 वोल्ट आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। चलो शौक से इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, प्यार से समझा रहा हूं, समझ लो। देखो, यदि किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। भाई ये अति लघु उत्तरीय में भी आता है, लघु उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आता है। देखो, हमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी गई है 250, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 दी गई है क्रमशः। तो दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले लिखो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, यहां पे हम लिखेंगे बच्चों अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ये हमें दी गई है बच्चों। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? इसको हम FO से डिनोट करेंगे, FO। इसकी वैल्यू दी गई है बच्चा पार्टी, ध्यान से समझ लेना, इसकी वैल्यू है 250 सेंटीमीटर। कितना? 250 सेंटीमीटर। इसके बाद में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई है, तो यहां पे नेत्रिका लिख देंगे, नेत्रिका। ठीक है, बाकी लेंस की फोकस दूरी इसको हम लोग डिनोट करेंगे बेटा FE से, और इसकी वैल्यू जो दी गई है ना, ये जो मैं ऐसे लगाया हूं ये वही है आपका, इसको लिख लो। इसकी वैल्यू दी गई है कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर कर देंगे। प्यार से समझ रहे हो ना, बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें आवर्धन क्षमता M निकालना है। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे, और दूसरा हमें निकालना है दोनों के बीच की दूरी, मतलब L। किसके बीच की दूरी? अभिदृश्यक, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी L निकालनी है। तो पहले हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। देखो ध्यान से, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो M होती है, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, याद रखना, -FO अपान FE, यानी कि माइनस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपान नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा -250 और अपान 5, तो 5 एकम 5, 5 25, ये 50 आ जाएगा। यानी कि हमारी जो आवर्धन क्षमता
m आ गई बच्चों ना, m की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 50। ये आवर्धन क्षमता आ गई, मतलब एक वैल्यू तो हमारी आ गई है आवर्धन क्षमता। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता आ गई, मतलब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है माइनस एफओ अपान एफ ई, यानी कि माइनस एफ ओ अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपान एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। हमने 250 अपान 5 कर दिया, माइनस में था तो 50। ठीक है, m जो है आवर्धन क्षमता 50 आ गई। अब नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो इस साइड में निकाल लेंगे बच्चों। नेत्रिका एवं, ऐसे लिखिएगा, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालोगे बच्चों ना, तो L बराबर आपका हो जाएगा फॉर्मूला, L जो है ये नेत्रिका एवं अभिदृश्यक लेंस के बीच की बीच की दूरी है। ठीक है, बीच की दूरी है, तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ई प्लस एफ ओ माइनस, मतलब नेत्रिका लेंस के की फोकस दूरी और प्लस अभिदृश्यक लेंस के बीच की फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे क्या, दोनों के बीच की दूरी। तो L बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझो भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यहां देख लो, एफ ई और एफ ओ की वैल्यू पता है, मतलब एफ ई की वैल्यू है आपका 5 और एफ ओ की वैल्यू है 200, कितना था ऊपर देख लो 250। ठीक है, तो 250 था, तो हम लोग लिख देंगे 250। ठीक है, अब आपका अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी L बराबर आ जाएगी, फाइनल आंसर आएगा 250 में 5 जोड़ देंगे तो 255, और ये आएगा बच्चों सेंटीमीटर में, क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना भैया, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी गई थी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई थी, आवर्धन क्षमता निकालना था, तो m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, हमने डिवाइड कर दिया, आवर्धन क्षमता 50 आ गई। अब आपको नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी निकालनी है, इसको L से प्रदर्शित करते हैं, L इक्वल टू एफ ई प्लस एफ ओ, L बराबर 255 सेंटीमीटर, आपका 5 और 250 जुड़ जाएगा, 255 आ जाएगा। समझ में आ गया मेरे लाडलो? चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो पहले स्क्रीनशॉट दोनों का ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है ना, ये तरंग प्रकाशिकी का एक न्यूमेरिकल है भाई, बिल्कुल मत छोड़ना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझो, आसान भी है। देखो ये डायरेक्ट लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। अब हमारा यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने आपको 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए, ये वाला भी शायद लघु उत्तरीय में ही आता है। ठीक है, तो ये आपका अब लघु उत्तरीय है। देखो ध्यान से, तो देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या है क्वेश्चन। देखो, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब समान आवृत्ति वाली दो तरंग हैं जिनके आयामों का अनुपात 5:3 है। आपको करना क्या है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। भैया ये तरंग प्रकाशिकी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखो आयाम को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। अब दो तरंग हैं समान आवृत्ति वाली, तो एक को A1 मान लेंगे और एक को A2 मान लेंगे। दोनों के आयामों का जो अनुपात है ना, वो दिया गया है बच्चों 5:3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिमाग लगाना थोड़ा सा, A1 अपान A2 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे 5/3। अब यहां से आप तिरछा गुणा कर दो थोड़ा सा, 5 का A2 से गुणा होगा तो 5A2 आ जाएगा, और 3 का A1 से गुणा होगा तो 3A1 आ जाएगा। यहां से हम A2 को निकाल लेते हैं भाई, A2 को निकाल लेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा A2 बराबर
3a1/5, ठीक है। ये a2 की वैल्यू आ गई है। हमें निकालना क्या है, तरंग की परिणामी अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, मतलब आई मैक्स मतलब अधिकतम तीव्रता और अपान आई मिन यानी कि न्यूनतम तीव्रता, इन्हीं का जो है हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। यही हमें निकालना है, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं और आपको ध्यान से समझा देते हैं, ठीक है। देखो भैया, आई मैक्स मतलब आई मैक्सिमम और अपान आई मिनिमम यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, इन दोनों के जो अनुपात का फॉर्मूला होता है वो होता है भैया, ध्यान से समझ लो, A1 प्लस A2 और अपान A1 माइनस A2, इन दोनों का कर देंगे होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है अधिकतम तीव्रता का और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात का, ठीक है। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। अब देखो भैया, हम यहां पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। देखो A1 मतलब A1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका A1 ऐसे ही रहेगा, प्लस A2 के जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। देखो A2 का वैल्यू हमने निकाला था 3A1/5, ठीक है। तो यहां पे A2 के जगह पर रख देंगे 3A1/5, ठीक है। इसके नीचे तो एक मान ही लेंगे और अपान नीचे भी हो जाएगा A1 माइनस हो जाएगा 3A1/5, इसके नीचे भी एक मान लेंगे, ठीक है। और इन सभी भैया लोग का ना हम स्क्वायर कर देंगे। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, A2 के जगह पर मैंने वैल्यू रख दी है, ठीक है। क्या किया है, मैंने वैल्यू रख दिया है, वही वैल्यू जो है आपको भी रखनी है। समझ में आ रहा है? चलो भैया आगे ध्यान से समझ लो। अब यहां पे हम निकाल के आ रहे हैं वो भी लिख देंगे, आई मैक्स अपान आई मिन, मतलब यही तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गुणा भाग करेंगे क्या, हाँ नीचे ही कर लेते हैं। देखो यहां पे हमारा ये वाला हो जाएगा, इसी को ध्यान से समझो भैया, ठीक है। देखो यहां पे हो जाएगा A1, ये 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 5 जब 5, ये 5A1 हो जाएगा और प्लस 3A1 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा। देखो भैया 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 1 5 जब 5, 5A1 प्लस 3A1 हो जाएगा और अपान हो जाएगा नीचे 5A1 माइनस 3A1, ठीक है। अपान 5 यहां पर भी रहेगा और इन सब का हम स्क्वायर तो कर ही देंगे भाई ऐसे, ठीक है। 5 से 5 आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो हमारा साइड में देखो, इस साइड में हम निकालेंगे आई मैक्स अपान आई मिन, मतलब अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आया। अब यहां से ध्यान दो, 5A1 और 3A1 जुड़ जाएगा, ये 8A1 हो जाएगा और अपान यहां पे 5A1 में से 3A1 चला जाएगा, ये 2A1 हो जाएगा और इन सब का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। यहां पे कट कर दो, A1 से A1 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा सॉरी हाँ 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमारा ये आई मैक्स अधिकतम तीव्रता अपान आई मिन न्यूनतम तीव्रता का जो रेशियो आ गया बच्चों ना, वो कितना आया, यहां पे ध्यान दो। यहां पे 4/1 हो गया आपका और इसका स्क्वायर हम कर ही देंगे, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, देखो आई मैक्स अपान आई मिन, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और अपान 1 हो जाएगा। ये इतना हो गया। लेकिन अगर अनुपात में हम लिखे तो आई मैक्स अनुपात अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आ गया ना बच्चों, वो आ गया 16:1। कितना आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया 16:1, ठीक है, 16:1। और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, यही हमारा जो है बच्चों आंसर भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से समझ लो। हमें A1 और A2 का रेशियो 5:3 दिया गया था, हमने A2 निकाल लिया, 3A1/5 आ गया। हमने फॉर्मूला लगा दिया, यहां पे अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दी। फाइनल आंसर जो हमारा आया वो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आया 16:1 आ चुका है, ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका भी और इसका भी।
अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न में आता है और जो न्यूमेरिकल अभी मैंने बताया था ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ये भी उसी से रिलेटेड है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, फॉर्मूला वही लगेगा। देखो, किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एंपियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। देखो वहां पे आपको विद्युत वाहक बल निकालना था, यहां पे धारा निकालना है। तो देखो भैया, जो जो दिया गया उसको लिखो। हमें दिया गया एल की वैल्यू, स्वाप्रेरण गुणांक एल की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है बच्चों? 80 मिली हेनरी। 80 मिली हेनरी, मिली हेनरी यही तो दिया गया है मेरे प्यारे लाडलो। अब क्या करोगे, इसको हेनरी में बदलो। अभी मैंने आपको बताया था कि 80 मिली हेनरी को जब आप हेनरी में बदलोगे तो नीचे 1000 से गुणा करोगे, ऊपर आएगा तो 80 गुणे 10 के पावर -3 हेनरी हो जाएगा। ये इतना मैंने आपको बताया ही था शायद भैया। अब भूलोगे तो भूल ही जाओगे। धारा कितनी दी गई है, कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एंपियर हो जाएगी, यानी कि डेल्टा आई की जो वैल्यू दी गई है भैया ना, आपको यहां पे 5 में से 0 घटा देना है। यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू जो आ गई, धारा में परिवर्तन, वो आ गया 5 एंपियर। समझ में आ रहा है ना? 5 एंपियर, ठीक है, एम्पियर। आपको यहां पे क्या दिया गया, समय निकालना, लेकिन विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट दिया गया है। यानी कि ई आपका जो है विद्युत वाहक बल ना, इसकी वैल्यू भी दी गई है 400 वोल्ट। कितना? 400 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। कितने समय में धारा जो है, कितने समय में विद्युत धारा, डेल्टा टी निकालना है। यहां पे टी कर देना। चलो एक बार मैं सही कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, ये हमें निकालना है डेल्टा टी, यानी कि समय हमें निकालना है। चलो भैया, फार्मूला वही लगाएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी ई से। ई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता था? ई बराबर हमारा फॉर्मूला होता था, अभी मैंने बताया था, -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये होगा, मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो समय निकालना है ना भैया। ये डेल्टा टी इधर लेकर चले जाओ, तो डेल्टा टी हमें समय निकालना है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से अब आएगा, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। यहां पे -L तो आपका ही, सॉरी, अगर आप डेल्टा टी समय निकालोगे ना भैया, तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि समय की वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आ सकती। अरे ये जो माइनस है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया गया है और समय निकालना है, तो ये माइनस वाला हम हटा देंगे यहां से, ठीक है। ऊपर फॉर्मूले में लिख देना, लेकिन वैसे आप लोग माइनस मत रखना, नहीं तो भैया समय जो है माइनस में आएगा, जो कि संभव नहीं है। समय माइनस में नहीं आता उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा L इंटू डेल्टा आई अपान हो जाएगा ई, ठीक है। ये हमारा नया वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, इसी पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डेल्टा टी बराबर हमारा हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझो, एल की वैल्यू कितनी है, 400, कितनी है, 400, और गुड़े डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है भैया, 5 है, और ई की, सॉरी, यहां पे एल की वैल्यू शायद हमें कितनी दी गई है, 80 दी गई है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना भैया, ठीक है। देखो यहां पे ई की वैल्यू, एल की वैल्यू दी गई है 80 गुणे 10 के पावर -3 दी गई है, ठीक है। 400 तो आपका ई की वैल्यू, डेल्टा आई की वैल्यू 5 है, और भैया 400 आपकी वैल्यू है ई की, 400 आपकी विद्युत वाहक बल की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां से कट कर दो, ध्यान से समझो, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 8 जा 40, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा जो फाइनली जो समय आ जाएगा ना बच्चों, जो डेल्टा टी आ जाएगा, वो आ जाएगा, सब कट चुके हैं, सबका काम हो गया, बचा है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 सेकंड आ जाएगा।
सेकंड आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो माइनस में है। अरे भैया 10 के पावर -3 है, -10 के पावर 3 नहीं है, ठीक है, मतलब ऋणात्मक वैल्यू ये नहीं है, वो तो ऊपर लगा है ना, तो ये हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमें भैया एल की वैल्यू दी गई थी, डेल्टा आई दिया गया था, ई दिया गया था, हमने फॉर्मूला लगा दिया। चूंकि समय की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती तो यहां से मैंने माइनस चिन्ह हटा दिया। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 10 के पावर -3 सेकंड आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहां देखिए भैया 7 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा एमईबी यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय में बहुत ज्यादा आता है। तो देखो भैया, मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक हम कहते हैं या एएमयू कहते हैं। एक एएमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। मतलब वैल्यू देखो, एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। ये भी एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है। दूसरी वैल्यू एमईवी में अगर देखें तो एक एएमयू बराबर 931 एमईवी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, कुछ नहीं करना है भाई, इसको ऐसे आप लोग पढ़ लो ऐसे सिर्फ। ठीक है, चलो अब चलते हैं बच्चों अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे। और हमारी जो क्लास है काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, बाकी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। क्लास काफी लॉन्ग हो चुकी है। देखो 8वां, ये विस्तृत उत्तरीय है 5 नंबर वाला, और डेरिवेशन ज्यादातर आता है। देखो, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डेरिवेशन गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, कर लेना, 5 नंबर आपका यहां पे फिक्स हो जाएगा। एक और डेरिवेशन मैं बता देता हूं जो कि आपके तरंग प्रकाशिकी से है। देखो, हाइगेंस तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये डेरिवेशन भी आप कर लेना 5 नंबर में। ठीक है, तो इसका मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि ये एक एक डेरिवेशन ना आधे आधे घंटे की क्लास लेकर जाएगी। तो आप लोग कमेंट कर देना सर नेक्स्ट पार्ट, मैं इसका अगला पार्ट लेकर आ जाऊंगा। मतलब आज हमने जो है ना पूरा फिजिक्स जो है एक ही वीडियो में पढ़ लिया भाई। बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। आपको क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हम चलते हैं भैया, और किसी सब्जेक्ट पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।